I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का अक्टूबर महीने की योजना मैगजीन के एनालिसिस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो अक्टूबर महीने की योजना है ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में फोकस करती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में आप सभी जानते हैं कि स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के ऊपर में बात की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंट टाइम में जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर में, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के ऊपर में, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली क्या करता है, जॉब क्रिएशन में भी हेल्प करता है और एक एसेट के रूप में बाद में भी आपको क्या देता है, रिटर्न देता है। प्लस में ईज ऑफ लिविंग, प्लस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उन दोनों में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इवन आपके मेंस में जीएस पेपर थी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट भी रहने वाला है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस फाउंडेशन बैच को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप अपनी यूपीएससी की तैयारी में जो कहते हैं ना, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जो भी नीड है, जो भी स्टडी करनी है आपको, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज़ करके। दोस्तों, ऑलरेडी ये जैसे इंग्लिश वाला बैच है चल रहा है, 25 तारीख को इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो आप डिले मत करिए, PRT लाइव कोड यूज़ करके आप 24,999 रुपये में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन की PDF आपको कहाँ मिलेगी? प्रशांत तिवारी नाम का ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर इसकी आपको PDF मिल जाएगी। साथ में द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, डेली न्यूज़ एनालिसिस, ये सब चीज़ें भी आपको यहीं पर मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, क्योंकि ये डू यू नो करके एक कॉन्सेप्ट है, आप सभी जानते हैं कि एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपके साथ में डिस्कस करना रहता है हर योजना के अंदर में। तो PM विश्वकर्मा ये स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अब आप सभी समझ चुके होंगे विश्वकर्मा यानी कि आर्टिशंस जो होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, जो बुनकर, सारी चीज़ें आप जानते ही हैं, बढ़ई, कारपेंटर वगैरह। तो इन सब के लिए स्कीम को लेकर आया गया, जहाँ पर यह इंश्योर किया गया कि इनको एक तो लोन मिल सके, जिसके कारण में क्या है, अपने बिजनेस को ये इन्हांस कर सकें, दोबारा से शुरू कर सके। प्लस में अगर किसी को स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो स्किल क्या है, डेवलपमेंट भी हो सके। तो PM विश्वकर्मा योजना प्लीज़ याद रखिएगा, जहाँ पर आप आर्टिशंस को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो। आर्टिशंस इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और हमारा जो इंडिया का वर्कफोर्स है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। जैसे आप देखेंगे टूल्स के साथ में, हैंड्स के साथ में, और ये ज़्यादातर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड ही मिलेंगे और ये इनफॉर्मल सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा हिस्सा है। तो इसके अंदर में सबसे पहला फोकस क्या है, PM विश्वकर्मा स्कीम के अंदर में, जहाँ पर आप जो आर्टिशंस हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन को आप क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं। उसके अंदर में क्वालिटी का एनहांसमेंट करना चाहते हैं। मतलब दोनों चीज़ें हो रही है, एक क्वालिटी का एनहांसमेंट भी, एक क्वांटिटी का भी एनहांसमेंट भी। ठीक है, तो अगर आप मान के चलिए क्वालिटी का एनहांसमेंट करेंगे तो क्वांटिटी में अगर एनहांस होता है तो उसका डोमेस्टिक भी डिमांड एक तो इंक्रीज होगी एंड साथ में ग्लोबल लेवल पर भी क्या कर सकते हैं, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो PM विश्वकर्मा स्कीम फुल्ली फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। प्लीज नोट करिएगा, प्रीलिम्स का डायरेक्ट फैक्ट है ये कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो याद रखिएगा, इसमें 100% फंडिंग कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इसलिए हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। जहां पर 13,000 करोड़ रुपए का क्या है, इनिशियल बजट इसमें एलोकेट किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको क्या करने वाली है, इंप्लीमेंट करने वाली है, प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट है। ये ज्वाइंटली इंप्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और साथ में कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और साथ में कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो तीनों की तीनों मिनिस्ट्रीज को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, पहली बात तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और उसकी दूसरी बात क्या,
यहाँ पर 3 मिनिस्ट्री हैं इसके अंदर में, कौन कौन सी? MSME की, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, एंड साथ में आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है ये वाला? तो इसके अंदर में और क्या क्या इसके, अब देखिए आप समझिए कि जो आर्टिशंस हैं जो पिछले कई कई पीढ़ियों से इस चीज का काम कर रहे हैं, तो अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो क्या करेगा, जो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज है उसको भी तो आप प्रिजर्व कर रहे हो, जो जनरेशनल स्किल्स हैं, जो जनरेशनल इंफॉर्मेशन है उसको भी आप क्या कर रहे हो, प्रिजर्व कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये वाली चीज, प्लस में जो आर्टिशंस हैं उनके बिजनेस को भी आप क्या करो, फॉर्मलाइज करो। ये चीज हमने डिस्कस की है ये, कि आप उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए लोन अवेलेबल कराएंगे, सारी चीजें यहाँ पर क्या करेंगे, अवेलेबल कराएंगे। तो प्लीज याद रखिएगा PM विश्वकर्मा स्कीम आर्टिशंस के लिए है, और इसके अंदर में क्या है, आपको लोन मिलेगा 2 हिस्सों के अंदर में, और दूसरी चीज क्या है इसके अंदर में, आपको क्या चीज मिलेगी, लोन के साथ साथ में आपको यहाँ पर अगर स्किल डेवलपमेंट का वर्क है तो स्किल डेवलपमेंट का भी आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है। एक ब्रीफ इंट्रो है आपका इसरो के बारे में। अभी आप सभी जानते हैं कि स्पेस इस समय पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। चंद्रयान 3 के बाद में देख लीजिए, या फिर आप अभी गगनयान मिशन की बात कर लीजिए, या फिर आप क्या में जो हमारा सूर्य पर मिशन गया है उसकी बात कर ले। इन सभी मिशन के कारण में स्पेस सेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़, आने वाले समय में स्पेस सेक्टर आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर जॉब क्रिएशन करने में भी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। ना सिर्फ जॉब क्रिएशन करेगा बल्कि आपके यहाँ पर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। साथ में आप सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के अंदर में भी स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि कैसे कब शुरुआत होती है, और ये जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा दोस्तों। ऑलरेडी जर्नी स्पेसिफिक क्वेश्चन हर साल मेंस में आता है, तो मुझे लगता है जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्पेस रिलेटेड इनोवेशन में या फिर एडवांसमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो क्या है, सबसे पहले देखें जो स्पेस एक्टिविटी शुरू कैसे होती है। 1962 की बात है, जब क्या एस्टैब्लिश होता है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च 1962 में एस्टैब्लिश होता है। ईयर भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में प्रीलिम्स से पूछा जाएगा। उसके बाद में इसका क्या होता है, नाम रीनेम कर दिया जाता है 1969 में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कब होता है, 1969 के अंदर में इसको फाउंड किया जाता है, याद रहेगा। उसके बाद में देखा जाए 1972 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, स्पेस कमीशन क्या करती है, क्रिएट करती है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी करेक्ट करते हैं, जिसके तहत में क्या है, अब जो इसरो का पूरा मामला है, फंडिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, सारा का सारा कौन, डिपार्टमेंट स्पेस ही देखेगा। और डिपार्टमेंट स्पेस अगर देखेगा तो ये डायरेक्टली किसके अंडर में आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर इसको डायरेक्ट अपने अंदर में रखेंगे। ठीक है, प्लस में अगर देखें इसरो क्या है, इंडिया की स्पेस एजेंसी है, जिसका मेन काम क्या है, साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जो बेनिफिट करे इंडिया को और ह्यूमैनिटी को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, और रिमोट सेंसिंग के थ्रू अगर मान के चलिए हमें पूरे अर्थ का क्या करता है, या फिर मान के चलिए फॉर एग्जांपल इंडिया का पूरा एक डिटेल एनालिसिस हमें पता चलता है, डाटा हमें पता चलता है, तो ये क्या करेगा, ना सिर्फ देश को बेनिफिट पहुंचाएगा बल्कि ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे नाविक क्या है, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है हमारा। अगर इसरो ने इसको बनाया है तो ये क्या करेगा, बेनिफिट पहुंचाएगा किसको, ह्यूमैनिटी को भी एंड नेशन को भी। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं, और ये आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में काम करता है। प्लस में एक प्रीलिम्स का फैक्ट है कि कौन कौन से लॉन्च व्हीकल हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, मैं बार बार आपके साथ जिक्र करता रहता हूं कि जैसे PSLV हो गया, फिर उसके बाद में GSLV हो गया, फिर इवन अभी आपने देखा होगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV हो गया। ये सब चीजें क्या है इसके अंदर में लॉन्च करता है। ठीक है, तो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है, आप सभी जानते हैं कि साइंस एजुकेशन को इंक्रीज करना। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए अभी चंद्रयान 3 है, तो चंद्रयान 3 मिशन ने क्या किया है, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को नेशन के अंदर में बिल्ड किया, एक एंथुसियाज्म को क्या किया है, क्रिएट किया। इवन आने वाले समय में फ्यूचर जनरेशन जो क्या करेगी, स्पेस के अंदर में, साइंस के अंदर में, इनोवेशन के अंदर में जाने की कोशिश करेगी, तो यहां से क्या होता है, वो चीज बॉर्न होती है। ठीक है, दीज इंक्लूड रिमोट सेंसिंग, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो एटमॉस्फेरिक साइंसेज एंड स्पेस साइंसेज। इन सब चीजों के अंदर में क्या है, डेवलपमेंट
ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। फिर उसके बाद में आदित्य L1 मिशन की बात की जा रही है इसके अंदर। आप सभी जानते हैं कि सूर्य को स्टडी करने के लिए, प्लीज़ इस पॉइंट को नोट करिएगा, सन के ऊपर में हम लैंड नहीं कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा के ऊपर में, मून के ऊपर में तो हम लैंड किए थे, कहाँ पर, साउथ पोल के अंदर में, और फर्स्ट नेशन बने जो साउथ पोल पर लैंड किए। तो हम सूर्य को स्टडी कर रहे हैं। अब वाई वी आर स्टडीइंग सन, क्योंकि जब हम सूर्य को स्टडी करेंगे तो ऐसे कई सारे फिनोमेना हमें पता चलेंगे कि आखिर ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये एनर्जी यहाँ तक आते आते कितना ज़्यादा क्या होती है, बचती है, कितनी ज़्यादा खत्म हो जाती है। अगर मान के चलिए आप ऐसे एनर्जी के सोर्सेज को क्या करें, वहाँ पर डिसाइफर कर लें, वहाँ पर क्या करें, आप उसको डिकोड कर लें, और अगर अपने अर्थ पर आप ऐसे एनर्जी के सोर्सेज को डेवलप कर लें तो क्या करेगा, आपके 24/7 जो एनर्जी की नीड है, जो डिमांड है, उसको क्या कर सकता है, वो फुलफिल कर सकता है। तो सोलर सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ, सन के अंदर में ऐसे कैसे कॉन्टिन्यूस एमिशन होता रहता है, कैसे फिजन होता रहता है, ये सब स्टडी करने के लिए हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया। ठीक है, L1 का मतलब क्या होता है, लग्रांज पॉइंट, ये भी अभी हम देखेंगे। तो आदित्य L1 भारत का पहला स्पेस मिशन है जो सन को स्टडी करेगा, जो एक्सप्लोर करेगा सन के वेरियस लेयर को और उनके फिनोमेना को। ठीक है, हेलो ऑर्बिट एट लग्रांज पॉइंट 1, प्लीज याद रखिएगा लग्रांज पॉइंट 1। अगर आप देखा जाए ये 4 महीने तक क्या करेगा, आगे की तरफ ऑर्बिट में घूमता 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 जाएगा, और ये 4 महीने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर अवे जो अर्थ और सन का जो लग्रांज पॉइंट है उस पर प्लेस किया जाएगा। अब लग्रांज पॉइंट का मतलब क्या, एक ऐसा पॉइंट जहां पर 2 बड़ी बड़ी बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको वो कैंसिल कर लेता है। आप सभी जानते हैं कि हर एक हैवी मास का क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो अगर मान के चलिए आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपके ऊपर में ग्रेविटेशनल पुल है और आपको स्टेशनरी रखना है किसी चीज को स्टडी करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल लगाना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस। तो इसके अंदर में क्या किया जाता है, अगर मान के चलिए आप इक्विलिब्रियम पर, जहां पर 2 अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, वहां पर अगर मान के चलिए आप क्या करते हैं, इसको प्लेस करते हैं लग्रांज पॉइंट 1 पर, तो क्या है, आपको एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्लस में कॉन्टिन्यूस क्लियर आपको क्या है, व्यू मिलेगा जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सन आर वाइटल स्टार, द सन आर नियरेस्ट स्टार इज एसेंशियल फॉर सोलर सिस्टम एनर्जी। इट्स एस्टिमेटेड एज इज अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स, तो ये भी हम स्टडी करेंगे। द कोर टेम्परेचर रिचेज 15 मिलियन डिग्रीज, जहां पर फ्यूजन हो रहा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस दोस्तों। द फोटोस्फीयर आर विजिबल सरफेस, जो हमें बाहर नजर आ रहा है, हैज रिलेटिवली कूलर टेम्परेचर ऑफ अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस। वो कह रहे कूलर, लेकिन 15 मिलियन के रेस्पेक्ट में 5500 क्या है, वो तो कूलर है ना, ठंडा है। तो याद रखिएगा, तो कॉन्टिन्यूअस स्टडी करना, क्या कॉन्टिन्यूअस स्टडी करना विदाउट एनी एक्लिप्स, ये क्या करेगा, L1 पर हमने इसीलिए प्लेस किया है। और इसके अंदर में 7 पेलोड्स हैं जो क्या करेगा, कोरोना को, क्रोमोस्फीयर को, फोटोस्फीयर को, इन सब चीज़ों को क्या करेगा, स्टडी करेगा। और मेन चीज़ें यही हैं कि कोरोनल हीटिंग कैसे हो रही है, मास इजेक्शन कैसे हो रहा है, स्पेस वेदर डायनेमिक्स, ये सब चीज़ें हमें इससे पता चलेंगी इस मिशन से। ठीक है, तो लग्रांज पॉइंट क्या है, लग्रांज पॉइंट वो पोजीशन है स्पेस के अंदर में where a small object can remain relatively stable in a two-body gravitational system। जैसे सूर्य का और अर्थ का ग्रेविटेशनल सिस्टम है, दोनों क्या करेंगे, वहां पर ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करेंगे। तो वहां पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों के दोनों ग्रेविटेशनल जो पुल हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको क्या कर देना, कैंसिल कर देना, यानी कि इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टेबल पॉइंट है फॉर द सन अर्थ सिस्टम। सूर्य और अर्थ के सिस्टम के लिए L1 इज ए significant point offering a unique vantage advantage हमें देखने को मिलता है for आदित्य L1 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, सोलर रेडिएशन हमें पढ़ने को मिलेगा, एनर्जेटिक पार्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे, सन जो वाइड रेंज ऑफ रेडिएशंस को एमिट करता है वो हमें पढ़ने को मिलेगा, हम मैग्नेटिक फील्ड्स को स्टडी कर सकते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड का क्या इम्पैक्ट है, क्या क्या चीज़ें रेडिएशंस ब्लॉक हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी, स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशंस, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ये सब चीज़ें हमें इससे बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, तो अब दूसरा चंद्रयान, जो लूनर मिशन था, चंद्रयान 3। ठीक है, इसको हमने किसके थ्रू लॉन्च किया, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। प्लीज याद रखिएगा PSLV या GSLV नहीं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3।
जो हमारा सबसे हैवीएस्ट रॉकेट बोला जाता है, और इससे 14 जुलाई को क्या किया था, अपनी जर्नी शुरू करी थी। ऑन अगस्त 23, 2023 को ये वहाँ पर लैंड करता है। कहाँ पर? साउथ पोल पर। ठीक है, तो लैंडर का नाम क्या है? जो लैंड करा, ये चीज़ याद रखिए। जैसे ये मून है तो इसके अर्थ मतलब इसके ऑर्बिट में चारों तरफ घूमा। ये पिछली बार चंद्रयान 2 में भी यहाँ तक हम पहुंच गए थे। फिर उसके बाद में जो लैंडर था, यानी कि जो विक्रम जो लैंड करेगा नीचे, ये क्या हुआ था, पिछली बार क्रैश कर गया था। तो विक्रम लैंडर है, वो सक्सेसफुली क्या हुआ, साउथ पोल पर क्या हुआ, लैंड हुआ। और फर्स्ट कंट्री हम बने जो साउथ पोल पर लैंड किए। ठीक है, इंडिया। और लेकिन चंद्रमा पर लैंड करने वाले हम क्या बने, फोर्थ नेशन बने। प्लीज याद रखिएगा इस चीज को। इंडिया बिकेम द फोर्थ नेशन ग्लोबली एंड फर्स्ट टू लैंड नियर द मून साउथ पोल। ठीक है, क्योंकि साउथ पोल को हमने क्यों चुना, क्योंकि ये ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, तो हमें ज्यादा मतलब कहते हैं ना रियल, हमें क्या चीजें यहां से पता चल सकती थी। ठीक है, तो फ्यूचर स्पेस मिशन जैसे विक्रम लैंड किया, और इस सक्सेसफुल लैंडिंग से हमें पता चला कि आने वाले समय पे हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन को भेज सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आने वाले समय में जो स्पेस की जर्नी आप देख सकते हैं कि अगर जो हमने शुरू किया था साउंडिंग रॉकेट से चंद्रयान 3, ये क्या करेगा, ये मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएगा, प्लस में अदर कंट्रीज के अंदर में भी ये क्या एंथुजियाज्म क्रिएट करेगा कि भाई हाँ, हमें क्या करना है, इनके साथ में भी कोलैबोरेट करना है। किसके साथ में? इंडिया के साथ में कोलैबोरेट करना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इससे अचीव होंगी। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे नाविक मैंने ऑलरेडी आपको बताया, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, गगनयान मिशन हम लॉन्च करने वाले हैं, ये सब चीज़ें। और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि स्पेस मिशन ये सही में बेनिफिशियल है हमारे लिए। वो इस एंगल से बेनिफिशियल है कि आने वाले समय में एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली लिंक टू जॉब क्रिएशन। नए नए स्टार्टअप इज डायरेक्टली लिंक टू फर्दर जॉब क्रिएशन, फर्दर इनोवेशन, फर्दर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एंड साथ में क्या है, जैसे आप निसार देखिए, निसार क्या है, नासा एंड इसरो का कोलैबोरेशन है जो अर्थ को स्टडी करेगा। तो ऐसी चीजें क्या करेंगी, ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर गेटिंग स्मार्टर। धीरे धीरे आप अगर देखेंगे इंडिया के अंदर में जो रोड का जो नेटवर्क है वो इंक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे हम रोड की क्वालिटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, हम सेफ्टी फीचर्स को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी का टाइम है वो रिड्यूस होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है वो कॉस्ट प्लस में टाइम दोनों चीजें रिड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्मार्ट हो रहा है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा मत समझिए कि ये ट्रैवल में, अब ये ट्रैवल के साथ साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी तो हेल्प करेगा, जो अल्टीमेटली इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपके ट्रैवल में हेल्प करेगा तो आपका अगर ट्रैवल टाइम कम हो रहा है वो भी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। इवन कई सारे लोग, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो आप अपने जॉब, अपने बिजनेस में जाना आपके लिए क्या होगा, फीजिबल होगा। यानी कि ईज ऑफ लिविंग लाइफ प्लस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दोनों में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ओवर द पास्ट 3 decades there has been a significant focus on improving the quality of roads, जो कि हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, रोड की क्वालिटी अच्छी नहीं, तो क्यों बिजनेस सेटअप होंगे, क्यों इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, प्लस में ये आप देखिए रीजनल कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, माइग्रेशन को फैसिलिटेट कर रहा है। माइग्रेशन बहुत बड़ा बैकबोन है किसके लिए, हमारी इकोनॉमिक आउटफिट के लिए। ठीक है, तो द एम्फेसिस ऑन क्वालिटी हैज रिजल्टेड इन एनहांस रोड स्पीड एंड ईयर राउंड कनेक्टिविटी। कई बार ऐसा होता था, साल के 3 महीने रोड रहती थी, उसके बाद में रोड का कनेक्शन नहीं रहता था। तो आपने चीजें इंप्रूव करी, क्वालिटी इंप्रूव करी, जो ईयर राउंड कनेक्टिविटी को क्या करेगा, इसने स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, ये डाटा है, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, ये डाटा था इसलिए मैं आपके लिए ले आया हूँ। ठीक, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो इंडिया रोड का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे ग्रोथ कर रहा है, तो इंडिया की रोड को हम 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई साहब एनुअल ग्रोथ कितनी है। तो एनुअल ग्रोथ कितनी है, प्लस में ग्लोबल रोड लेंथ में रैंकिंग देखी जाए, ये प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है हमारे पास में, यूएसए का हमारे से ज्यादा रोड नेटवर्क है। उसके बाद में सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया के पास में। ठीक है, रोड की लेंथ लगातार इंक्रीज हो रही है। 1991 से अगर 2019 तक देखा जाए तो अगर एनुअल ग्रोथ रेट देखी जाए तो 3.64% था, और उससे पहले अगर 1951 से 1991 का देखा जाए तो आपका क्या 4.50 था। ठीक है, तो रिमार्केबल एक्सपेंशन हुआ अगर आप देखें इस चीज को। ठीक है, और
ना पास्ट 28 ईयर्स के अंदर में देखें 40 लाख किलोमीटर ऑफ रोड्स इंक्रीज़ हुई हैं, 19 लाख किलोमीटर क्या नाम है ऐड हुआ है पिछले 40 साल के अंदर में। आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मतलब पिछले 19 साल में कितना हुआ है, जैसे आपको दिखाऊं कि पिछले 28 साल में अगर देखा जाए 40 लाख किलोमीटर रोड हुआ, जिसके अंदर में अगर देखा जाए तो 19 लाख किलोमीटर आपके प्रीवियस उससे पहले वाले 40 ईयर्स में आपको देखने वाला। तो यानी कि समझ में आ रहा है कि रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है, नेशनल हाईवेज बढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया की कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जो रिमोट एरिया है वहाँ पर कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जो हिली एरिया है वहाँ पर कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, एक तो कनेक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही रही है, प्लस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो है ये कि आपका इकोनॉमिक बेनिफिट, जॉब क्रिएशन। अब आप उसको सोचिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं, रोड क्रिएशन की बात करते हैं, रोड बनाने की बात करते हैं, तो वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, प्लस में मैनुअल लेबर, इन सबको क्या कर रहा है, इनको भी जॉब प्रोवाइड कर रहा है, इनके अंदर में भी क्या हो रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है ना। तो ये सब चीज़ देख सकते हैं। तो आपने लेबर इंटेंसिव फेज आया था पहले, जहाँ पर रोड डेवलपमेंट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के काम में ही आता था। फिर उसके बाद में NHI आता है 1995 के अंदर में, जहाँ पर आपने नेशनल हाईवेज को डेवलप करना शुरू किया। इवन आपको पता होगा कि रोड के अंदर में PPP मॉडल भी लेकर आए, जहाँ पर आपने पब्लिक एंड प्राइवेट की पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब वो आपको ध्यान होगा टोल इसी कारण से आया था। मैं फिर इन शॉर्ट अगर बताऊं तो रोड ना सिर्फ आपकी कनेक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, आपकी इकोनॉमी को भी बेनिफिट पहुंचा रहा है, कल्चरल एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी कम कर रहा है, इवन एमिशन को भी कम करेगा। जितना बढ़िया रोड होगी, जितना ट्रैफिक कम होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी, प्लस में एमिशन भी कम होगा। तो रोड की क्वालिटी क्या है, प्लस में रोड की क्वालिटी अगर इन्हांस होगी तो जो रोड एक्सीडेंट होते हैं वो भी क्या होंगे, कम होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेकर आए 1998 के अंदर में, जहाँ पर हमने क्या किया, 4 लेन क्वाड्रिलेटरल, जो आपने देखा होगा, हम सभी के सभी डेवलप करने की बात करते हैं। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर प्राइवेट कंपनीज़ को हमने कहा कि आप बनाइए, जो वायबिलिटी गैप रह जाएगा वो हम उसको पे कर देंगे। इतना ज़्यादा इनको करने की ज़रूरत नहीं, मेंस के पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से ये टॉपिक, ये मेंस के अंदर में ये आ सकता है कि भाई साहब अगर देखा जाए तो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर में रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसपोर्ट के तो कई सारे मीन्स हो सकते हैं, रोड भी हो सकता है, रेलवे भी हो सकता है, इनलैंड वाटरवे भी हो सकता है, आपका एयरपोर्ट भी हो सकता है। तो उस ट्रांसपोर्ट के अंदर में रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में आपका रेलवे भी। ठीक है, तो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्या है, हाँ, अगर आप देखेंगे मैंने आपको बताया कि कई सारे ट्रांसपोर्ट मोड हो सकते हैं, जैसे रेल हो सकता है, रोड हो सकता है, कोस्टल शिपिंग हो सकती है, एयर ट्रांसपोर्ट, एंड बहुत सारे इनलैंड वाटरवेज जैसे मैंने आपको बताया ये हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ग्रोथ ये डायरेक्टली क्या करेगा, आपके देश के अंदर में आउटपुट को इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली आपके देश में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली आपके देश के अंदर में क्या है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्सपेक्टिव वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सभी क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज को बना रहे हैं जिससे ट्रांसपोर्ट क्या हो, इजी हो, फ्रेंडली हो, अफोर्डेबल हो। और ये चीज होगी तो ये क्या करेगा, हमारी इकोनॉमी में पॉजिटिव क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि आपने अपने खेत में कोई चीज प्रोड्यूस किया, तो आप क्या चाहेंगे, उसको बाजार में लेकर जाना, बेचना, और कम समय में लेकर बेचना चाहेंगे, कम कॉस्ट में लेकर जाना चाहेंगे। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्लस में ट्रांसपोर्ट सिर्फ एक ही ना रहे भाई, वहां पर रेलवे की भी कनेक्टिविटी रहे, वहां पर रोड की भी कनेक्टिविटी रहे, फिर वहां से अगर आपको मान के चलिए पोर्ट तक लेकर जाना है तो वहां तक की भी क्या है, सुविधा रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं उसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, तो वो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए मेरे पास में, कि भाई साहब मैं रोड से पहले वहां ले गया, वहां से फिर मैंने वहां पर रेलवे से ले गया, रेलवे से फिर मैं यार्ड में ले गया, यार्ड से फिर मैंने उसको क्या करा, एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक, तो मल्टी मॉडल लास्ट माइल इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप करना, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई, जैसे PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जहां पर आपने क्या किया, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ में, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर में ध्यान देंगे और क्या करेगा, जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। आपने जैसे देखें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एग्जांपल आपको दे दिया। ठीक है, आपको मैंने एग्जांपल दिया, रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवेज हम बना रहे हैं, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दे रहे हैं। आप देखेंगे मास ट्रांसपोर्ट के ऊपर में ध्यान दे रहे हैं, है ना।
आप देखेंगे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, आपके जो रोड को 2 लेन से 4 लेन किया जा रहा है। साथ में जो क्या नाम है फ्रीट है, जो रेल के थ्रू माल को ले जाना लाना जो होता है, उसके अंदर में भी आपने क्या किया, वहाँ पर आपने ये इंश्योर करने की कोशिश करी कि वो टाइम बाउंड, जिसके कारण में उसका भी क्या हो, नंबर ऑफ यूज़र उसमें भी इंक्रीज हो। प्लस में और सारी स्कीम जैसे भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई एंड लैंड पोर्ट्स बनाना, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, जहाँ पर आपने कोशिश करी कि भाई जो आम आदमी है वो भी क्या करे, वहाँ पर भी क्या हो, पेनिट्रेशन हो, किसका, एयरपोर्ट्स का, फ्लाइट्स का। तभी जाकर क्या होगा, ये वाली जो एंटिटी है, यानी कि कौन सी, एयरपोर्ट वाली, एयरवेज वाली, उसमें जब नंबर ऑफ यूज़र इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, वो ग्रोथ करेगी। ठीक, तो अगर मान के चलिए ये चीज़ होती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ता है तो इकोनॉमिक जोन क्रिएट होंगे, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इलेक्ट्रॉनिक पार्क बन रहे हैं। ये सब चीज़ें किससे रिलेटेड है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, कॉम्पिटिटिवनेस से रिलेटेड है। जैसा फिशिंग क्लस्टर की आप बात करें, अब फिशिंग क्लस्टर में ट्रांसपोर्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस में वेयर हाउस भी इंपॉर्टेंट है, कोल्ड स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी चीज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है, चले, तो ये इसी चीज़ से है। और लेकिन चैलेंजेस हैं कुछ सारे। सबसे पहला, रोड सेफ्टी एनहांसमेंट की बहुत ज़रूरत है। रोड बन रही हैं, लेकिन आप आज ही हम पढ़ रहे थे कि WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि साल में 3 लाख लोगों की डेथ होती है। तो रोड की क्वालिटी इन्हांस होना, जो आपके पास में प्रोविजंस हैं, लीगल प्रोविजंस हैं, वो क्या हो, सही में इम्प्लीमेंट हो, लोगों के अंदर में अवेयरनेस जाए कि भाई आपको हेलमेट क्यों लगाना चाहिए, आपको सीट बेल्ट क्यों लगानी चाहिए, आपको रैश ड्राइविंग क्यों नहीं करनी चाहिए, आपको ड्रिंक एंड ड्राइव क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, अनसेफ रोड, इन सब चीज़ों को क्या करना है, कम करना है। धीरे धीरे जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं उनको 50% हमें रिड्यूस करना है। बफर लेन, क्रैश बैरियर्स, ये नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर राइट टर्न्स एंड एंट्रेंस एग्जिट्स, इसके लिए लैक ऑफ बफर लेन है ही नहीं, बफर लेन। इसके कारण में क्या होता है, कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया हो जाता है। ठीक है, प्लस में आप सभी को पता है कि डिस्टर्बेंस आजकल बहुत सारे क्रिएट हो चुके हैं। मोबाइल फ़ोन हो गया, कॉन्टिन्यूस बात करते हुए, हाई लाउड म्यूजिक भी कई बार डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है ड्राइविंग के अंदर में। ठीक है, तो सिग्नेजेस, उनका भी हमें काम करना चाहिए। रोड साइन, उनकी विजिबिलिटी, ठीक है, वो क्या करता है, स्पीड चेंज, ड्राइवर को हेल्प करना। प्लस में अनरेगुलेटेड रोड साइड पार्किंग, ये भी क्या करता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर में हेल्प करता है, किसके अंदर, रोड एक्सीडेंट के अंदर में हेल्प करता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या देखा जाए, तो कंसिडर द प्रोग्रेस मेड इन एडवांसिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर in the country, it is our expectation that these challenges will be effectively tackled, efforts will be intensified to further proper development। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रोड, कहते हैं ना, वो शेर सुना होगा आपने कि सड़क तुम अब गांव आई हो जब सारा गांव सड़क शहर जा चुका है, ऐसा करके है ना, कि सड़क अब तुम, कैसे करके है, ऐसा करके, सड़क तुम अब गांव आई हो जब सारा गांव शहर की ओर जा चुका है। तो सड़क की इंपॉर्टेंस, रोड की इंपॉर्टेंस बहुत है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, कनेक्टिविटी, वो कहते हैं ना, पक्की सड़क है, हमारे घर तक तो पक्की सड़क है। ठीक है, ऐसी दोस्तों रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में किस किस चीज़ पे फोकस दिया जा रहा है। जैसे सबसे पहला फोकस दिया जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव करना है। दूसरा फोकस दिया जा रहा है कि जो रेलवे स्टेशन हैं उनको कैसे रिवैम्प किया जाए, मॉडल रेलवे स्टेशन कैसे बनाया जाए। तीसरा क्या, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है वहां पर कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश किया जाए। चौथा क्या, जो आपकी रेल हैं उनको कैसे, जो ट्रेन्स हैं उनको कैसे एनहांस किया जाए। इसके अंदर में आप वंदे भारत ट्रेन को कहेंगे। ठीक है, प्लस में आप देखेंगे जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो क्या करेगा, मालगाड़ी के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो आपका क्या करेगा, रेवेन्यू रेलवे का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रेलवे का जो नेटवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में, चाहे इंसान के यानी कि पीपल के जाने की बात हो, चाहे सामान के जाने की बात हो। विद इट्स एक्सटेंसिव रीच, इट हैज प्लेड अ पिवटल रोल इन कनेक्टिंग इंडिविजुअल्स, टूरिज्म, रिलीजन्स, और क्या नाम है, ट्रेड, नेशन को इंटीग्रेट करना, पिलग्रिमेज, एजुकेशन, इन सब में क्या है, रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 167 ईयर्स में अगर देखा जाए तो रेलवे एक सिग्निफिकेंट यूनिफाइंग फोर्स के रूप में है। ये प्लीज नोट करिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश कर रहा है,
ठीक है। इंडिया की जो एग्रीकल्चर जो प्रोग्रेस है, इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस है, उसमें रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इंडिया की अगर जर्नी को देखा जाए तो 1853 का वो साल जहां पर हमने 34 किलोमीटर का ट्रैक बनाया, कहां से, मुंबई से ठाणे के बीच में, और अभी आज के समय पर देखा जाए तो 7308 स्टेशंस है, और अगर आप रूट देखें तो 68,043 किलोमीटर का हमारे पास में रूट है। ठीक है, इतने सारे रूट हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ क्या नाम है कोचेस कितने इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, कितने सारे पैसेंजर सर्विस व्हीकल हैं, लोकोमोटिव्स कितने हैं, ये सब आप देख सकते हैं। तो फिनोमिनल एक आने वाले समय के लिए आप देख सकते हैं नेशन की इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल और सोशल लैंडस्केप के अंदर में बहुत बड़ा इंपैक्ट रेलवे का रहा है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, वो आपका दूसरी जगह काम करने जाना तो रेलवे ही सहारा है, अफोर्डेबल भी है, टाइम से पहुंचा भी दे रही है। ठीक है, तो 74, अब मैंने आपको शुरू में ही बताया सबसे बड़ा इस समय पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अगर आप देखें 74.06% ऑफ रूट अगर किलोमीटर्स के हिसाब से देखा जाए, 80.38 किलोमीटर 38% अगर देखा जाए रनिंग ट्रैक के हिसाब से देखा जाए, एंड 78.46% ऑफ टोटल ट्रैक अगर देखा जाए, वो क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। इलेक्ट्रिफाइड होने से दो चीजें हुई, सबसे पहले तो एक तो स्पीड इंक्रीज हुई, दूसरी चीज क्या, आपका जो पॉल्यूशन, जो एमिशन था वो क्या हुआ, कम हुआ। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आप जब डीजल पर चल रहा है तो क्या होता था, या कोयले पे चल रहा है तो आप क्या करते थे, इनको जब इंपोर्ट करते थे तो क्या होता था, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी क्या होता है, इंपैक्ट करता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन टूवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन रिफ्लेक्ट्स द कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। मैंने बताया ना, सस्टेनेबल भी, एमिशन कम करना है, प्लस में आपको क्या करना है इसके अंदर में, एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करना है। ठीक है, तो रेलवे सेक्टर के अंदर में कॉन्टिन्यूसली इवोल्यूशन आ रहा है। जैसे आप देखेंगे पैसेंजर कोचेस को चेंज किया जा रहा है, सिग्नलिंग सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, उनमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। अब हैवी इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, फिर वही बात है, जॉब क्रिएशन तो कर ही रहा है, जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस में अदर सेक्टर के लिए भी क्या है, डिमांड क्रिएट कर रहा है, उनके लिए भी, उनके प्रोडक्ट्स को भी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो इनडायरेक्ट कहते हैं ना मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसका क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो रेलवे का बजट, एक प्रीलिम्स फैक्ट लगा मेरे को, आपको पता होना चाहिए कि रेलवे का फाइनेंस एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है ना, कि रेलवे घाटे में ना रहे, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है जिसके ऊपर बार बार बात की जाती है। तो रेलवे बजट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेलवे बजट अगर देखा जाएगा 1924 से हमेशा से क्या है, सेपरेट ही होता था, और ये कोई लॉ नहीं था, या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा, ये सिर्फ कन्वेंशन है। ठीक है, 1924 में इस कन्वेंशन को अपनाया गया, और उसके बाद से जो यूनियन बजट है और जो रेलवे का बजट है वो हमेशा अलग अलग ही किया जाता था। लेकिन इसको क्या किया गया, 2017 और 18 के अंदर में रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट के साथ में, जहां पर यह कहा गया कि गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कंसोलिडेट होनी चाहिए, एक ही जगह पर होनी चाहिए। सेग्रीगेटेड होने के कारण में जो एसेंशियल फोकस है वो क्या है, नहीं हो पाता, ऐसा कहना था। ठीक, क्या ऐसा कहना था। ठीक है, क्लियर है। तो ये भी चीज़ है, और फिर उसके आगे देखा जाए तो इंटीग्रेशन क्या करता है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों को क्या करता है, हेल्प करता है। तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, तो मैंने आपको बताया कि इंडिया रेलवे का मिशन है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव करना है। ठीक है, और ये क्या करेगा, जिससे आपका इंपोर्टेड जो क्रूड ऑयल के ऊपर में जो डिपेंडेंस है उसको क्या करेगा, कम करेगा। रेल जो ट्रांसपोर्ट है उसको और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाएगा। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के कारण में अगर देखा जाए तो क्वालिटी ऑफ रेल सर्विसेज इंक्रीज होंगी, एवरेज स्पीड इंक्रीज होगी, और लोड कैपेसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिफिकेशन इसीलिए कर रहे हैं, प्लीज़ पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। प्लस में रेलवे के अंदर में नंबर ऑफ यूज़र को इंक्रीज करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें करी जा रही है, जैसे रेल टूरिज्म। तो रेल टूरिज्म क्या है, अलग अलग टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं उसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो रेलवे टूरिज्म। ठीक है, प्लस में थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट, जैसे हम जिसको भारत गौरव ट्रेन्स भी आप देख सकते हैं, अलग अलग थीम के हिसाब से ट्रेन्स भी चल रही हैं। प्लस में आपने देखा होगा अलग अलग 4 धाम यात्रा या ऐसी कई सारी ट्रेन्स चल रही हैं जो क्या करती हैं, रेल टूरिज्म को इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, नेशनल रेल प्लान जो 2030 के लिए इंडिया का है, वो फ्यूचर रेडी बनाना चाहता है हमारे रेलवे को। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो मॉडल शेयर ऑफ रेलवे फ्रीट है उसको 45% लेके जाना चाहते हैं, यानी कि जो मालगाड़ी वाला जो शेयर है, जो आपका फ्रीट कॉरिडोर मतलब फ्रीट जो ट्रेन हैं उनको हम क्या करना चाहते हैं, उनका 45% हम शेयर लेकर जाना चाहते हैं। जिससे क्या होगा बेनिफिट, एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन का टाइम भी कम होगा,
प्लस में जो इम्पैक्ट रोड ट्रांसपोर्ट पे पड़ता था जिसके कारण पॉल्यूशन होता था वो भी क्या होगा, कम होगा। सब्सटेंशियली आपको रिड्यूस करना है ट्रांजिट टाइम फॉर फ्रीट बाय इंक्रीजिंग द एवरेज स्पीड। मैंने ऑलरेडी बताया फ्रीट को लोग इतना बेहतर कनेक्टिविटी होने के बाद भी फ्रीट के अंदर माल को इधर से उधर ले जाने में क्यों नहीं पसंद करते थे, क्यों? क्योंकि वो फिक्स टाइम नहीं होता था, ठीक है। प्लस में 2024 का जो विजन है इलेक्ट्रिफिकेशन, मल्टी ट्रैकिंग, कंजेस्टेड रूट्स को केयर करना, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना, स्पीड अपग्रेड करना, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर में है। नेक्स्ट है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात के अंदर में स्पेसिफिक इसके अंदर में इस टॉपिक पे गुजरात के ऊपर में ध्यान दिया गया है, तो छोटा सा टॉपिक इसको जल्दी करेंगे। तो गुजरात एक आने वाले समय में, मतलब पुराना एंशिएंट समय से भी देखें और अभी भी देखें तो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है भारत का, और बहुत इंपॉर्टेंट हब है किसका, वेरियस मैन्युफैक्चरिंग हब का, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, ज्वेलरी, जेम्स, टेक्सटाइल, सेरामिक, इन सब के अंदर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है तो उसमें पोर्ट का, क्योंकि एक्सपोर्ट आपको करना है, तो उस ट्रांसपोर्ट के अंदर में, उस लॉजिस्टिक के अंदर में गुजरात ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। क्योंकि गुजरात एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया के अंदर, प्लीज प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो यहां पर कनेक्टिविटी आपके मेजर जो पोर्ट हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए, कनाडा, यूरोप, गल्फ नेशंस, अफ्रीका, हर जगह पर इससे गुजरात से हमें कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, गुजरात एंड महाराष्ट्र, ये भी नोट करिएगा, ठीक है। द पोजिशन ऑफ प्लेसेस गुजरात एट द फोर फ्रंट ऑफ मैरीटाइम डेवलपमेंट इन द अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। लोकेशन ऐसी है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो डाइवर्स पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है। स्टेट के पास में अगर देखा जाए 49 पोर्ट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 1 मेजर पोर्ट है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, एंड 48 नॉन मेजर पोर्ट है, ठीक है। और प्लीज़ प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिएगा, आपके पास में ये पोर्ट बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कांडला पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पोर्ट कैपेसिटी का एक्सपेंशन हो रहा है लगातार, अगर आप देखेंगे गुजरात के अंदर में भी, तो यहाँ पर लगातार आप पोर्ट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हो, पोर्ट के अंदर में जो अदर कनेक्टिविटी है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, उसको इंक्रीज़ कर रहे हो, पोर्ट के अंदर में जो अदर कहते हैं ना कि क्या में जो हब हैं या एक एक्सक्लूसिव जोन्स आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो फर्दर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया वेयर हाउसिंग क्रिएट कर रहे हो, रेल फ्रेट टर्मिनल्स बना रहे हो, प्लस में रोड एंड रेल कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ कर रहे हो, जिससे और ज़्यादा ईज हो किसके साथ में, पोर्ट के साथ में कनेक्टिविटी के अंदर। अब पोर्ट के अंदर में अगर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उसका यूजेज इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर यूज हो रहा है तो वहां पर एमिशन ना हो, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी का क्या किया जाए, यूज किया जाए। तो इसलिए गुजरात लीड्स इन इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी विद 37.35 गीगावाट एज 2023, आउट ऑफ विच 16.34 गीगावाट 43% से ज्यादा कहां से आता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आता है। स्टेट सेकंड रैंक करता है विंड एनर्जी जनरेशन के अंदर में, ठीक है, क्योंकि कोस्ट पर है। प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया बनाना, जिसको क्या करोगे आप, कांडला से क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, टूटीकोरिन, पारादीप। तो ये मतलब क्या है, आने वाले समय में क्या करेगा, ये और ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो इतना छोटा टॉपिक था। नेक्स्ट है यूनिटी मॉल, ये भी प्रीलिम्स के लिए, ये यूनिक मॉल का इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। यूनिटी मॉल के बारे में पता कर लीजिए। यूनिटी मॉल will function as all encompassing market hubs tailored to each state, offering specialized focused on product associated with one district, one product, geographical indicator वाले टैग, locally crafted, artisans वाले आइटम, सारे आइटम आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा करके एक कॉन्सेप्ट लाया गया यूनिटी मॉल का, जहाँ पर सारी चीज़ें ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बजट के अंदर में अनाउंस किया कि हम यूनिटी मॉल स्टैब्लिश करेंगे हर स्टेट के अंदर में, और ये मॉल स्ट्रेटेजिकली लोकेट किए जाएंगे जहां पर, और मान लीजिए आइडियली स्टेट कैपिटल्स के अंदर में, बल्कि सेंटर के पास में, सेंटर ने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखा है कि स्टेट के पास में ऑप्शन भी है कि वो अपने मॉल की जो लोकेशन है उसको क्या कर सकते हैं, चूज भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है। लेकिन ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा कि जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जो आत्मनिर्भर भारत वाला इनिशिएटिव है, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला इनिशिएटिव है, उन सबको क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म देगा। जैसे जो लोकल आर्टिशंस हैं उनको क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को बेचने का, शोकेस करने की एक जगह देगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा, प्रमोट करेगा लोकल कुजीन को, सेलिब्रेट करेगा कल्चरल हेरिटेज को, बूस्ट करेगा टूरिज्म को। ये सब चीज़ें क्या करेंगी, यूनिटी मॉल से हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यूनिक प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेटर वाले टैग आपको देखने को मिलेंगे, जो रीजनल लेवल पर आपको क्या है,
मतलब आपकी कनेक्टिविटी को तो एनहांस करेगा, प्लस में क्या है सबसे मेन चीज इससे यही है। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यूनिटी मॉल क्या करेगा, जो एक कल्चरल यूनिकनेस है किसी एक रीजन की या फिर पूरे स्टेट की, उसको क्या करेगा, शोकेस करेगा। ठीक है, जीआई टैग ऑलरेडी बताया आपको मैंने, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब आप ये क्या है कि किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज को दिया जाता है जो किसी स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करता है। अब अगर ये रिकॉग्निशन मिलता है तो क्या होता है, इसके ऊपर में एक वैल्यूएबल ट्रेडमार्क हो गया एक तरीके से, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इसको फिर कोई काउंटरफीट नहीं कर सकता। इसकी प्रोडक्ट को क्या है और ज्यादा क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो जीआई टैग आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे क्या है, लगातार कभी किसी मिश्री को, कभी किसी क्या नाम है रसगुल्ले को, कभी किसी क्या नाम है साड़ी को, कभी किसी आम को, लगातार ये न्यूज़ में बनाया जाता है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट अपना यूनिटी मॉल कहाँ पर बनाना चाहते हैं, कहाँ पर सबमिट करते हैं, किसके पास में, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT के पास में उनको करना है। ठीक है, सो फार यूनिटी मॉल अगर देखा जाए कहाँ कहाँ अप्रूव हो चुका है, 8 स्टेट में अप्रूव हो चुका है, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, द प्रपोज्ड फ्रॉम सिक्किम इज करंटली अंडर एग्जामिनेशन एट DPIIT। नेक्स्ट है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। अब खेती तो हो रही है, लेकिन खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में सब चीज़ें आ गई। फॉर एग्जांपल जैसे आप देखेंगे सिंचाई के लिए, ठीक है, प्लस में आप देखेंगे कि वेयर हाउस स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट का भी एक इसी के अंदर में वो आ जाएगा। ठीक है, प्लस में आप सीड से रिलेटेड, जो आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड, सब चीज़ें इसी के अंदर में आ जाएंगी। ठीक है, तो इंडिया धीरे धीरे क्या कर रहा है, आप देखिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर देखें तो हमारे यहाँ पर कैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, और आप सभी को पता ही है कि हमारी एक जर्नी फूड डेफिसिट से कैसे हम फूड सरप्लस में गए, ये हिस्टोरिकल एक जर्नी रही है। और इससे रिलेटेड इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया भी है, मेंस में इस बार ऑलरेडी क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड। कोविड-19 के अंदर पूरे वर्ल्ड ने देखा कि कैसे हमारे पास में सफिशिएंट जो फूड ग्रेन्स थे उसको हमने फ्री में सप्लाई चेन को इंश्योर करते फ्री में लोगों को क्या किया, प्रोवाइड किया, जिससे पता चलता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वो दर्शाता है कि इंडिया के पास में जो फूड प्रोडक्शन है, फूड सिक्योरिटी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। जब आप पूरे वर्ल्ड के अंदर में देखेंगे तो वहां पर दोस्तों फूड सिक्योरिटी नहीं थी, वहां पर इंडिया की तरफ से ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। प्लस में अगर आप देखेंगे रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसने भी वर्ल्ड के अंदर फूड सिक्योरिटी को क्या किया है, नेगेटिवली इंपैक्ट किया। वहां पर भी क्या है, इंडिया ने जो काम किया है वो क्या कर रहा है, पॉजिटिवली हेल्प कर रहा है। तो इंडिया जर्नी फ्रॉम द फूड शॉर्टेज ऑफ 1950s and 1960s to its current status as surplus food producer is a remarkable transformation। मीन्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड। ठीक है, 1960s के अंदर में हमें फूड डेफिसिट था, याद करिए हम व्हीट को इंपोर्ट करते थे, यूएस से इंपोर्ट करते थे, और वही यूएस है जो वॉर के समय पर इसने हमें व्हीट देने से मना कर दिया। और इसी चीज से निकलने के लिए हमने क्या किया था, ग्रीन रेवोल्यूशन इनिशिएट किया था, जहां पर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे थे, जहां पर अब हम क्या हैं, लीडिंग राइस एक्सपोर्टर बन चुके हैं। लेकिन इससे दिक्कत क्या है, इसमें इतना ज़्यादा हम क्या है फर्टिलाइजर केमिकल का यूज़ करने लग गए हैं, इसके अब हमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं, जो फर्दर आने वाले समय में क्या करेगा, फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि इस समय पर एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें। लिमिटेड एरिया है, नेट एरिया सोन इंडिया के अंदर में देखा जाए, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, इनका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, वो नेगेटिव क्या कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है। इसीलिए हाउएवर एड्रेसिंग द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट रिमेन प्रायोरिटीज। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि प्रेजेंट टाइम में एक और नए ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने की जरूरत है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या सपोर्ट किया, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि भाई आप कोई भी चीज को प्रोड्यूस अगर करते हैं जो डिक्लेयर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा 22+ में 1 क्रॉप, तो इसको क्या है, गवर्नमेंट इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो क्या करेगी, एटलीस्ट परचेस करेगी। आपको एक तरीके की गारंटी है। प्लस में ई-नैम मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, वो क्या कर रहा है, आप डायरेक्टली अपना क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, मार्केट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इसको किया गया। ठीक है, प्लस में आप देखेंगे कि इंडियन फार्मर्स ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल फूड डेफिसिट है उसको सरप्लस फूड प्रोड्यूसर में हम बने। तो फार्मर्स के भी इसके अंदर में बहुत ज़्यादा क्या है,
एफर्ट रहा है। लेकिन देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा वाटर का यूज़ करना, पेस्टिसाइड का यूज़ करना, फर्टिलाइजर का यूज़ करना, ये क्या करेगा आने वाले समय में हमारी जो सॉइल की जो क्वालिटी उसको डिग्रेड करेगा। आने वाले समय में क्या करेगा, वाटर एक्सेस यूज़ करना वो क्या करेगा, वाटर की अवेलेबिलिटी को नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, प्लस में क्लाइमेट चेंज, प्लस में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो आने वाले समय में क्या है, फूड रिलेटेड चैलेंजेस और ज़्यादा क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। तो वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए एक और ग्रीन रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन फोकस करे किस पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में। किसके ऊपर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर में। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। ये बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो इंग्लिश वाला बैच है वो 25 नवंबर को क्लोज हो जाएगा एडमिशन। इसमें PDF आपको यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।